जी अहमद। जी अहमद बेटा, आपने ये एग्जांपल कर ली है या मैं कराऊं? नो सर, मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। अच्छा चलें, इसको भी देख लेते हैं। Example number 14, the following information pertains to Hope Limited for the latest financial year. Sales price, direct labor, variable cost, other than direct labor, and fixed cost, no labor cost included. Volume of sales and production was 6,000 units, which represents 80% of normal capacity. तो बेटा 100% कैपेसिटी कितनी होगी? जी बेटा। 7500। जी 7500. The management of the company is planning to increase wages of direct labor by 15% with effect from next financial year. अच्छा जी, in order to calculate the number of units to be sold to maintain the current profit, if the sales price remains at rupees 1600 and 15% wage increase goes into effect, please see below. कि आप 15% लेबर में इंक्रीज लेके आ रहे हैं, तो फिर हम कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करें कि सेम प्रॉफिट आ जाए। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है बेटा। 6000 यूनिट्स हैं इंटू 1600, हमारी ये सेल्स आ गई। 6000 इंटू 960 प्लस 240, ये करंट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 2.4 मिलियन। ओके, अच्छा जी, अब हमें रिवाइज यूनिट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने। 1600 माइनस 960 तो रहेगा ही रहेगा। 240 जो है उसके अंदर 15% इंक्रीज आ जाएगा, तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया बेटा 364। अभी कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा? अभी आप बताएंगे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? जी बेटा। करंटली हमारा यानी जो लास्ट ईयर 400। जी शाबाश, लास्ट ईयर जो हमारा गुजरा था उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा 2.4 मिलियन डिवाइड बाय 6000 आप कर देंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिक्लाइन कितने का आया बेटा? 15%। अमाउंट बताएं। 36। 400 से 364 आ गया है। अगर आप 240 का भी 15% लेंगे, 240 का सिर्फ लेबर कॉस्ट में इंक्रीज दे रहे थे हम, तो वो भी 36 ही बनेगा। ओके, तो बेटा यहाँ तक हम रिपीट कर लेते हैं जो बच्चे अभी ज्वाइन किया है। हम एग्जाम्पल नंबर 14 पे हमने ईद से पहले खत्म किया था अपना ये चैप्टर। अब एग्जाम्पल 14 से ही दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं। मैंने आपको ये होमवर्क के तौर पे दिया था। इसमें यह है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू होप लिमिटेड फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। सेल्स प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर, यानी कि इसके अंदर मटेरियल और वेरिएबल एफर्ट आ गया, एंड दिस इज फिक्स कॉस्ट जिसके अंदर कोई लेबर कॉस्ट शामिल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन वाज 6000 यूनिट्स विच रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो अगर हमने नॉर्मल कैपेसिटी निकालनी हो तो 6000 डिवाइड बाय 80% कर देंगे, दैट इज 7500। The management of the company is planning to increase wages of direct labor by 15% with effect from next financial year. हम डायरेक्ट लेबर में 15% इंक्रीज चाहते हैं। डायरेक्ट लेबर अभी है 240 और इसके अंदर हम 15% इंक्रीज कर देंगे, तो कितना बन जाएगा बेटा? 240 प्लस
दैट इज 276, यानी कि इसमें हमारे पास इंक्रीज आ रहा है 36 रुपीज़ का। एनीवे, in order to calculate the number of units to be sold to maintain the current profit, if the sales price remains at 1600 and the 15% wage increase goes into effect, please see below. Sales at 6,000 units at the rate of 1600, 6,000 units into 960 and 240, that is the variable cost. Total contribution margin आ गया। Revised contribution margin हमने जो निकालना है तो 1600 minus 960, ये तो existing आ गया, और 240 जब लेस करेंगे तो एग्जिस्टिंग आएगा। फिर 240 के ऊपर हमने 15% लिया तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 364। तो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर आपने निकालना था तो ये था 2.4 डिवाइड बाय 6000, वो आ रहा था 400। तो हमारा 36 रुपीज़ का इंक्रीज आया है लेबर में, तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 364। तो अब हम इतना ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाना चाहते हैं और एक यूनिट के ऊपर इतना हो गया है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया यूनिट्स टू बी सोल्ड, दैट इज 6593। तो हमें अब 6000 की बजाय 6593 यूनिट सेल करने पड़ेंगे टू अर्न द सेम प्रॉफिट। ओके बेटा, आप बताओ कि जरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था कितना हमारा? हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था बेटा, ये था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, दैट वाज 850,000। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले प्रॉफिट आ रहा था दैट वाज 1.55 मिलियन। तो अब हम इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करके भी सेम प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। ओके, ठीक है बेटा, बात समझ गए? एनी इशू? यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन या मसला? अच्छा बेटा, तो अगर आपने देखना है कि हमारे पास दोबारा कितना प्रॉफिट आएगा तो 6593 यूनिट्स हो गए, मल्टीप्लाई कर देंगे 364 से, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा एंड दैट वुड बी द सेम 2.4, और फिर हम इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 850, तो सेम प्रॉफिट हम अर्न कर पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। द मैनेजमेंट बिलीव्स that additional investment of rupees 760,000 in machinery to be depreciated at 10% annually with increase normal capacity by 20%, नॉर्मल कैपेसिटी हमारी 25% इंक्रीज कर जाएगी। Determine the selling price in order to earn a profit of rupees 2 million, assuming that all units produced at increased capacity can be sold and the wages increase goes into effect. अब बेटा आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 760,000 की इन मशीनरी, इसको डेप्रिसिएट करना है 10%। डेप्रिसिएशन बेटा आपका बन जाएगी फिक्स एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि ये यूजफुल लाइफ के हिसाब से हम चलते हैं, हम इसको पर यूनिट के हिसाब से नहीं कर रहे होते, हम इसको पीरियड के हिसाब से कर रहे होते हैं, तो दैट इज आवर फिक्स कॉस्ट। ओके, मैं इसका इम्पैक्ट दे लेते हैं। तो रिवाइज कैपेसिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 6000 डिवाइड बाय 0.8 किया तो ये तो ओरिजिनल कैपेसिटी आ गई, और ओरिजिनल कैपेसिटी 25% इंक्रीज कर रही है, तो अब हो जाएंगे 9375। 9375। फिक्स कॉस्ट भी हमारी रिवाइज हो जाएगी, पहले तो 850,000 थी, फिर 760,000 का हम जो खरीद रहे हैं मशीनरी, उसके 10% डेप्रिसिएशन भी इसमें ऐड हो जाएगी। अब फिक्स कॉस्ट होगी 926,000। 926,000। ओके, अच्छा बेटा अभी यहाँ पे एक बात आपको समझा देता हूँ। ये तो बात आपको पता है ना, जो हमने सारी बातें यहाँ लिखी हैं अभी। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस करते हैं तो फिक्स कॉस्ट आती है। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे सेल्स की फिगर बताएं, और मैंने नीचे सारी फिगर्स दी हुई हूँ,
तो आप सेल मालूम कर सकते हो कि नहीं? जैसे ये फिगर्स मैंने आपको दी हुई है, प्रॉफिट है जी 1, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 2, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है? जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, तो सेल कितनी होगी बेटा? 30। शाबाश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी यही बात हो रही है, आपसे कहा जा रहा है डिटरमिन द सेलिंग प्राइस in order to earn a profit of rupees 2 million, ठीक है, assuming that all units produced at increased capacity can be sold and the wages increase goes into effect, okay? अच्छा बेटा, अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई, 926,000 दैट इज हमारी फिक्स कॉस्ट, और हमने कितना प्रॉफिट कमाना है? 2 मिलियन, ओके। और हमारी सेलिंग यूनिट्स कितने हो चुके हैं? 9,375। तो बेटा आपको याद होगा कि हमने टारगेट प्रॉफिट वाला सिचुएशन पढ़ी थी, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय हम नंबर ऑफ यूनिट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बता देगा कि हमारा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, दैट विल टेल अस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे अगर हम इस सिचुएशन में आ जाएं कि फिक्स कॉस्ट होगी 926,000 और ये हो गया प्रॉफिट 2 मिलियन, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा दिस वन, ठीक है बेटा। और ये कितने यूनिट्स के ऊपर आया है? 9375, 9375 ये हमारे यूनिट्स हैं, ठीक है, 9375। तो ये हमारे पास आ गया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन 312.10, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमारी लेबर कॉस्ट क्या हो चुकी थी? उसके अंदर 25% इंक्रीज आ चुका था, 240 का 100.115 हमने जब लिया, दैट इज 276, और लेबर के अलावा जो बाकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी थी? 960, दैट इज 960 प्लस 240 का 1.15, तो ये हमारे पास निकल आएगी वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकल आएगी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। ये तो थी अदर देन लेबर, और ये थी लेबर, 1236 हो गई। तो अगर हम इन दोनों को जमा कर दें तो यार ये 1548.11, तो 1.548 ये हमारे पास आ जाएगी नई सेलिंग प्राइस, नई सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक यूनिट की हमने निकाली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन सारे यूनिट्स के निकालना चाहें तो ये हमारे पास होगी टोटल सेल्स, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज प्रॉफिट, ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट जब किया तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया। और वेरिएबल कॉस्ट के साथ आपने क्या किया, हमने वेरिएबल कॉस्ट बताई गई थी क्वेश्चन में, दैट इज 960, और साथ में लेबर भी बताई गई थी कि वो है 240, ठीक है, जिसके अंदर आ रहा था 15% का इंक्रीज, हमने 15% इंक्रीज दे दिया। तो दोबारा देख लेते हैं इस पार्ट को। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹760,000 इन मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% एनुअली will increase normal capacity by 25%, determine the selling price in order to earn a profit of 2 million, assuming that all units produced at increased capacity can be sold and that wages increase goes into effect। जी बेटा आपको कैलकुलेशन समझ आ गई? अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज बताएं।
और कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखें कि सेल हमने मालूम करनी थी। आपको प्रॉफिट भी बता दिया गया 2 मिलियन, फिक्स कॉस्ट बता दी गई, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना आएगा। ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी बता दिए गए, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना आएगा। तो हम इसके अंदर अगर वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सेल्स पता लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम पर यूनिट के ऊपर आ गए ना। तो 960 था हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट अदर देन लेबर, और लेबर की ऊपर इंक्रीज का इम्पैक्ट हम ले आए। अब वेरिएबल कॉस्ट ये बन गई, इन दोनों को ऐड किया तो ये सेल प्राइस आ गई। जी बेटा। इसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं ब्रेक इवन चार्ट्स एंड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट्स। इसमें बेटा जाके हम क्या करते हैं, शो करते हैं आउटपुट एंड सेल्स, आउटपुट एंड सेल्स। फिर इसमें टोटल कॉस्ट को भी एनालाइज करते हैं हम इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। इसमें हमारे पास सेल्स भी आएगी, हम यहाँ पे प्रॉफिट भी शो करेंगे, एंड प्रॉफिट विल बी डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट। फिर ब्रेक इवन पॉइंट भी हम यहाँ पे मालूम करेंगे, क्योंकि जहाँ पे टोटल कॉस्ट बराबर होगी टोटल सेल्स रेवेन्यू के, वहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्या है ब्रेक इवन चार्ट का, सिमिलर टू कॉस्ट बिहेवियर चार्ट विद सेल्स वॉल्यूम सेल्स रेवेन्यू शो एज वेल। इसमें हम ये भी शो कर सकेंगे कि बजटेड वॉल्यूम हमारा सेल्स क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। ठीक है बेटा, ये भी हम इसमें शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चार्ट बेटा दो तरीके से शो किया जाता है। इन द फर्स्ट इलस्ट्रेशन वेरिएबल कॉस्ट आर शोन ऑन टॉप ऑफ फिक्स कॉस्ट। पहले हम फिक्स कॉस्ट की लाइन एक ड्रा करेंगे। फिक्स कॉस्ट आपको पता है फिक्स एंड रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, जिसे कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ डैशेस। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आर द सेम अमाउंट एट ऑल वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आर शोन ऑन टॉप ऑफ फिक्स कॉस्ट राइजिंग इन अ फ्लैट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेल्स ऑफ ₹0। टोटल कॉस्ट आर शोन एज अ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आइए इसको देख लेते हैं पहले। दिस इज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो अभी हमने ऊपर बात की बेटा, ये वाली बात। इसमें मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये कैसे ड्रा किया जाता है। फर्स्ट लाइन इज ऑन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिगर आएंगी रुपीज में, इसमें सेल्स भी होंगी और कॉस्ट भी होगी। दिस इज द फर्स्ट लाइन, नंबर 1 पॉइंट। ओके, नंबर 2 पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें हम शो करेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, इसमें हम शो करेंगे वॉल्यूम को। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आ रहे हैं रुपीज और एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं सेल्स वॉल्यूम। पहले ये बात समझ आ गई। अब तीसरी लाइन लगाएंगे। तीसरी लाइन लगाएंगे बेटा फिक्स कॉस्ट की। दिस इज द फिक्स कॉस्ट। आपका सेल्स वॉल्यूम बेशक 0 हो या ये बढ़ता जाए तो फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। दिस इज द फिक्स कॉस्ट। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लगाते हैं फोर्थ लाइन, एंड फोर्थ लाइन इज ऑफ सेल्स। सेल्स 0 यूनिट पे 0 है। जैसे आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो देखिए ये सेल्स की फिगर ऊपर जाती जा रही है, और ये बिल्कुल लीनियर लाइन होती है, क्योंकि 1 यूनिट पे अगर 10 रुपए है तो 2 पे 20 रुपए होंगे, 3 पे 30 रुपए होंगे। तो जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो बेटा हमने 4 लाइनें बना ली है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम आते हैं फिफ्थ लाइन की तरफ, और फिफ्थ लाइन है बेटा टोटल कॉस्ट की। जब आप कोई यूनिट भी नहीं बना रहे, कोई यूनिट सेल नहीं कर रहे, तो वेरिएबल कॉस्ट कोई होगी? नो सर। जी, तो टोटल कॉस्ट हमारी यही 0 ही होगी, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी और टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगी। जैसे जैसे सेल्स ज़्यादा होती जाएंगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट ऐड होता जा रहा है फिक्स कॉस्ट के अंदर, और ये हमारे पास आ गई है टोटल कॉस्ट। जब भी आप देखें इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो लाइन उन्होंने शो की ना, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये तो फिक्स कॉस्ट थी एंड दैट इज द टोटल कॉस्ट लाइन, और दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज ओनली ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो जो यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि हम
In the first illustration, variable costs are shown on top of fixed cost. Fixed costs are represented by the horizontal line of dashes. Fixed costs are the same amount at all volumes of sale. Variable costs are shown on top of fixed cost, rising in a straight line from sales of ₹0. Total costs are shown on as a sum of fixed cost and variable cost. तो बेटा अब हमने कितनी लाइनें बना ली? This is 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, अब हमने फर्दर लाइन और कोई नहीं बनानी. अब हमने देखना कि क्या हो रहा है यहाँ पे. बेटा जहां टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट आपस में मिलेंगे ना, इस पॉइंट पे, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पे सेल्स और कॉस्ट आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पे प्रॉफिट कोई होगा? जीरो प्रॉफिट. जीरो. तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. आप अगर आप इसको यहाँ नीचे ले आओगे ना, जितना सेल्स का वॉल्यूम यहाँ पे बन रहा होगा ना, दैट इज ब्रेक इवन. आपने बजटेड आकर रखा हुआ है ऐसे, इससे ज्यादा डेफिनेटली ब्रेक इवन ज्यादा ही होगा. तो बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के दरमियान जो चीज है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अच्छा बेटा, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट था, इससे जब राइट पे आप जाएंगे तो देखें सेल्स ऊपर होती जा रही है और कॉस्ट नीचे है. दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है ना, दैट इज प्रॉफिट. और जब इससे लेफ्ट पे आप रहेंगे, देखें कॉस्ट ऊपर है, सेल्स नीचे है, दैट इज अ पोर्शन ऑफ लॉस. तो इसमें जितने भी पॉइंट समझाने वाले थे मैंने बता दिए आपको. कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं. लेकिन आपने जब भी लाइन या चार्ट ड्रा करना है बेटा, तो पहले एक लाइन लगाई जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और फिर पॉइंट्स निकाल के उनको एक्सप्लेन किया जाता है. ओके, अब एक और मेथड आ रहा है. इन द सेकंड, a more unusual presentation. Fixed costs are shown on top of variable cost. An advantage of this method of presentation is that total contribution is shown. This is the difference between the total sales line and the total variable cost line. Total costs are exactly the same in both diagrams. अब दूसरी illustration को देख लेते हैं. This is illustration number 2. Again बेटा ये पहली लाइन लगाई गई रुपीस की, दूसरी लाइन लगाई गई सेल्स वॉल्यूम की, तीसरी लाइन लगाई गई सेल्स की. ओके, अच्छा जी. अब हमने क्या किया है कि फिक्स्ड कॉस्ट को ना हमने वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर रखा है. ये वेरिएबल कॉस्ट आ रही है. जब 0 यूनिट है तो 0 वेरिएबल कॉस्ट है, और जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है. दिस इज द लाइन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है सेम रहती है. अगर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ₹2 है और फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20,000 ₹2. तो ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप, तो ये कॉन्स्टेंटली यही गैप चलता जा रहा है. और इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जब वो गैप ऐड कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट का, तो ये हमारे पास आ रही है टोटल कॉस्ट. ओके, अच्छा बेटा, अब सेल्स और टोटल कॉस्ट जहां पे मिलेंगे वो क्या होगा? दैट इज ब्रेक इवन. ओके, अच्छा बेटा, जहां ब्रेक इवन का पॉइंट आएगा उसको नीचे लेके जाएंगे तो ये ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाएगा. दिस इज बजटेड सेल्स है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा. अच्छा बेटा, अब ये देखो, ये सेल्स की लाइन है और ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है. सेल और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो आ रहा है ना, कंट्रीब्यूशन आ रहा है. और देखो बेटा, ये वक्त के साथ साथ ना ये गैप बढ़ता जा रहा है. क्यों? जब आप ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा. जब कम सेल करें या जीरो सेल करें तो जीरो डिफरेंस है. जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है. ओके, तो ये जो मेथड है 2, ये हमें कंट्रीब्यूशन भी बता रहा है, जबकि इस वाले मेथड में हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता लगता था. ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं पता लग रहा था. दिस इज द अनदर मेथड. जी बेटा, कुछ चीज पूछनी है इसमें तो पूछ लें. अगेन, ब्रेकिंग पॉइंट से राइट साइड पे प्रॉफिट होगा, लेफ्ट साइड पे लॉस होगा. ये बेटा एक और चार्ट है, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट. इसमें हम प्रॉफिट भी शो करते हैं और वॉल्यूम भी.
ये बताता है इट इज़ अ चार्ट दैट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड सेल्स। ये सेल्स की लाइन लगा दी बेटा हमने, और ये हमने लगा दी है रुपीज़ की लाइन, इसमें प्रॉफिट भी आएगा या लॉस भी आएगा। अगर सेल्स हो बेटा ज़ीरो, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी इनकट हो रही होती है ना, तो जितनी फिक्स कॉस्ट इनकट हो रही है उतना ही हमारा लॉस हो जाएगा। ओके, और अगर हमारी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आना शुरू हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके इतना हो जाता है कि वो फिक्स कॉस्ट को बियर कर सके, वो फिक्स कॉस्ट को बियर कर सके। तो ये प्रॉफिट जहाँ जीरो है दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, और जहाँ पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होगी। और अगर हमारी सेल्स बढ़ती जाएंगी, सेल्स जैसे बढ़ रही है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो फिर इस पॉइंट से बियॉन्ड राइट साइड पे हम प्रॉफिट में हैं, और इससे पहले जब है तो हम लॉस में। और बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। At zero sales, there is a loss equal to total amount of fixed cost. The loss becomes smaller as sales volume increases. Due to higher contribution as sales volume increases, break-even point is then reached and profits are made at sales volume above the break-even point. अब बेटा ये एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 15। इसको जरा एक दफा आप नजर मारें, आपको क्या समझ आ रही है, क्वेश्चन को जरा स्टडी करें। हाँ ठीक, जी बेटा क्वेश्चन देख लिया आपने। आइए, you are a management accountant for a business that develops specialist computers. You are consulted to investigate the viability of marketing a new type of handheld computer. With the help of the manager of research and development, the production manager, the buyer, and the sales manager, you have made the following estimates of annual sales and profitability. आप इतने यूनिट सेल करेंगे तो इतने का लॉस है, इतने यूनिट्स सेल करेंगे तो प्रॉफिट है, और इतने यूनिट सेल करेंगे तो इतना क्या प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस इज 150. The traditional break-even chart using the information given above will be prepared as follows. इन्होंने निकाली है 750,000 इज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये बेटा लाइन जा रही है जो जीरो से स्टार्ट होती है ना, दैट इज ऑफ सेल्स, ओके। एंड यहाँ से जो स्टार्ट होती है दैट इज ऑफ टोटल कॉस्ट, जहाँ पे मिलते हैं दैट इज ब्रेक इवन, ठीक है। तो जरा देखें 18,000 पे हमारी सेल्स कितनी बनेंगी बेटा, 18,000 पे टोटल सेल्स हमारी कितनी आएंगी। जी बेटा 18,000 यूनिट्स पे हमारी सेल प्राइस 2.7 मिलियन 1.7 million 7 मिलियन 7 अच्छा जी। और जो है हमारे पास अगर 15,000 होंगे तो कितनी होंगी, 2.25 million ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ये देख सकते हैं कि जब हमने 18
1000 यूनिट की सेल कर रहे हैं तो हमारी टोटल सेल्स ये आ रही है 2.7। और उस वक्त बेटा हमारा प्रॉफिट कितना है? जी बेटा 330,000. 330,000 प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितनी होगी हमारी टोटल कॉस्ट? 2.37. हाँ, तो ये सेल लिखी हुई है 2.7 और ये टोटल कॉस्ट लिखी है 2.3। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दिस प्रॉफिट है। ओके, आई जब इतनी बात समझ लिया अब हम और कैलकुलेशन को समझते हैं। वो कैलकुलेशन क्या है बेटा? वो ये है 18,000 यूनिट पे सेल्स हमारी ये है, 12,000 यूनिट पे हमारी सेल ये है। ठीक है, ये दफा में क्वेश्चन में दिया गया है, वही रेफर कर लेते हैं। देखिए 12,000 पे हमारी सेल आ जाएगी 1.8, 18,000 पे सेल है 2.7, 18,000 पे प्रॉफिट है 330, 12,000 यूनिट पे लॉस है 30 का। तो हम चेंज निकालेंगे। चेंज आई है 6,000 यूनिट की, सेल्स में फर्क आया है 900,000 का और प्रॉफिट में फर्क आया है 360,000 का। ये नीचे जो टेबल बना है बेटा ये समझ आ गया? Yes, जब 6,000 यूनिट बढ़ेंगे तो सेल इतनी बढ़ेगी और प्रॉफिट इतना बढ़ेगा, क्योंकि लॉस से कन्वर्ट हो गया है प्रॉफिट में। ओके, an increase in sales from 12,000 units to 18,000 units results in an increase of rupees 900,000 in revenue and 360,000 in contribution and profit. Okay, from this we can calculate the contribution is rupees 60 per unit. Contribution कितना आ रहा है? 60 per unit. आपको पता है प्रॉफिट क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करता है। दिस इज प्रॉफिट एज वेल एज कंट्रीब्यूशन। और अगर आप 360 को डिवाइड कर दोगे 6,000 से, दैट इज 60 पर यूनिट आ गया। कितना आ गया बेटा? 60 पर यूनिट। अच्छा जी, दिस इज कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट पर यूनिट। आपको पता है कि एक यूनिट की सेल प्राइस कितनी है? 150. 150। ठीक है, तो अगर हम 60 पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे 150 से तो ये आ जाएगा 0.4। और अदरवाइज 360 डिवाइड बाय 900,000 करें। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 900,000 दैट इज, नहीं ये बेटा अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट को, एज्यूम नहीं किया, अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके सामने लेकर आता हूँ। ये 60 पर यूनिट समझ आ गया? 360 डिवाइड बाय 6,000। ओके, अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकला 0.4। जब ये 0.4 निकलेगी तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या निकलेगी बेटा? 0.6। ओके, आइए हम अगले पॉइंट को समझते हैं। सेल्स है 2.7, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0.6। इस सेल्स का हमने ले लिया 0.6, तो बाकी क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और स्टेट अवे हम 40% ले सकते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। प्रॉफिट हमारा कितना था? 330। तो रिमेनिंग इज फिक्स कॉस्ट, रिमेनिंग इज फिक्स कॉस्ट। और अगर आप देखना भी चाहें तो 18,000 यूनिट पे हमारी फिक्स कॉस्ट है 7.5, वेरिएबल कॉस्ट हमने कितनी निकाली है? 1.67, तो टोटल कितनी कॉस्ट बन गई? 2.37, जो कि हमने यहाँ चार्ट में भी देखी थी कि 2.37 आ रही थी। तो इस डेटे की मदद से हमने फिक्स कॉस्ट भी मालूम कर ली, वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम कर ली और कंट्रीब्यूशन भी मालूम कर लिया। जी बेटा कोई क्वेश्चन इसमें? अब अगर इसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना चाहें तो हमें फिक्स कॉस्ट मालूम हो चुकी है। फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा कि हम अगर इतनी की सेल करेंगे, कितने की? 1.875 मिलियन की, तो हम ब्रेक इवन में। और अगर हमने यूनिट्स निकालने हैं तो 150 से डिवाइड कर देंगे, 12,500 यूनिट्स पे हम ब्रेक इवन पे। क्योंकि बेटा आपने देखा था 12,000 यूनिट्स पे हम लॉस में थे,
15,000 पे हम प्रॉफिट में थे, 18,000 पे प्रॉफिट में थे, तो ब्रेक इवन आएगा इन बिटवीन ऑफ 12 एंड 15,000। 12 पे हम लॉस में, इससे ज़्यादा यूनिट्स करेंगे तो हम ब्रेक इवन पे आएंगे। तो ये ब्रेक इवन की कैलकुलेशन की गई है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। और अगर यूनिट्स निकालने हैं तो 150 यूनिट से डिवाइड कर दिया। और अगर आप अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, हम कहते हैं बजट सेल्स थी हमारी 15,000 और यूनिट से 12,500, तो डिफरेंस कितने का आएगा बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डेट इज 2,500। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको परसेंटेज में शो करें तो 2,500 को डिवाइड कर दें आप 15,000 से, तो वो आ रहा है आपका 16.7%। तो ये अगर आपने परसेंटेज में शो करना है तो परसेंटेज में शो कर दें, यूनिट्स में शो करना है तो यूनिट्स में शो कर दें, एंड सो। तो मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। ये बेटा आपके पास सेल्स थी और ये प्रॉफिट से सॉरी। हमने क्या किया, हमने यूनिट्स का डिफरेंस निकाला, सेल्स का डिफरेंस निकाला और प्रॉफिट का डिफरेंस निकाला। तो बेटा ये जो प्रॉफिट है ना, देखें इन दोनों लेवल्स पे ना फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। तो इनफैक्ट ये प्रॉफिट का जो डिफरेंस है दैट इज सेम डिफरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, जब इन्होंने कहा है एन इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 12,000 यूनिट्स टू 18,000 यूनिट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ 900,000 in revenue and 360,000 in contribution and profit। ठीक है बेटा, और अगर आप इसको देखना भी चाहो तो हम यहाँ कर सकते हैं। ये 3 लेवल्स के हमारे पास यूनिट्स की हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल प्राइस थी बेटा 150 ना, दिस मल्टीप्लाई बाय 150। ओके, हमने वेरिएबल कॉस्ट की रेशो निकाल ली अभी। कितने परसेंट आ रही थी? 60%। और फिर हमने निकाली है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज 40% हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ लिखेंगे हम फिक्स कॉस्ट, फिर आता है हमारा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है बेटा, हमें लॉस पता था कितना था यहाँ पे 30,000। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट भी हमने निकाल ली थी 750,000। अब ये 750,000 में बेटा हर लेवल पे रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस माइनस दिस। देखिए ये आपका 30,000 आ रहा था प्रॉफिट और ये आ रहा था 150,000। तो जो डिफरेंस आया ना बेटा, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट इज सेम एज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर आप यहाँ ये देखो कि आप इसका और इसका डिफरेंस निकालते हो, अगर कितना बन रहा है 360,000। ठीक है, बन रहा है ना। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे निकाल लेंगे, देखो ये भी क्या है, इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन और इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फर्क, दैट इज 360,000। बल्कि हम यूं कर लो, सेम आएगा। क्यों? फिक्स कॉस्ट तीनों जगह क्या है, सेम है। जी बेटा, कोई पॉइंट फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो बता दें।
ये तौहीद सर ये जो 360,000 को 6 से डिवाइड किया, 6,000 से डिवाइड किया है, जी जी, ये रुपीज 60 क्या आया है सर ये? दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ना, ये हमने क्या कहा है, ये प्रॉफिट है एंड सेम इट इज अ कंट्रीब्यूशन एज वेल, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। क्योंकि जो दरमियान में चेंज की वजह से इंक्रीज हुआ है ना, वो सिर्फ हुआ है कंट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये 60 पर यूनिट आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो लिखा हुआ भी है। फॉर दिस वी कैन कैलकुलेट दैट द कंट्रीब्यूशन इज ₹60 पर यूनिट एंड द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 0.4। कैसे आगे 60 डिवाइड बाय 150 कर दो, या 360 डिवाइड बाय उन्होंने सेल्स कर दिया। तो सर इसका मतलब है ये जो कंट्रीब्यूशन आप 60 कह रहे हैं, इस पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है? कंट्रीब्यूशन में तो फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती ना, कंट्रीब्यूशन तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है ना। लेकिन अभी हमने जो प्रॉफिट का डिफरेंस लिया इसमें तो फिक्स कॉस्ट भी शामिल थी ना। जी जी, देखो बेटा, आपको क्या बता रहा हूँ कि ये 18,000 यूनिट की सेल्स है और ये 18,000 यूनिट का प्रॉफिट है। ओके, इसके अंदर जब ये सेल में से प्रॉफिट आया है तो फिक्स कॉस्ट लेस हुई भी है ना। ये तो यस सर। देखो ना, यहाँ पे करके दिखाया भी है। 27 लाख सेल्स थी और प्रॉफिट आ रहा था 3,30,000, तो 7.5 लाख लेस हुआ है ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि ये 12,000 यूनिट है, इसकी ये सेल्स है और ये लॉस आ रहा है, इसमें भी फिक्स कॉस्ट लेस हुई भी है। बिल्कुल। जैसे यहाँ दिखा देता हूँ, ये 18 लाख सेल है और ये 30,000 का लॉस आ रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट लेस हुई भी है। फिक्स कॉस्ट दोनों जगह सेम लेस हुई भी है। तो अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर वाले पोजीशन पे चले हैं तो वो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो 360,000 आया है, दैट आल्सो केम आफ्टर, इसके बाद फिक्स कॉस्ट लेस होने के बाद। ठीक है, यानी कि इस, ये हमारी सेल्स बढ़ी है और ये हमारा प्रॉफिट बढ़ा है और दोनों में फिक्स कॉस्ट लेस हुई भी है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 720, यहाँ है 1080, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला 360,000 और दोनों के प्रॉफिट का भी डिफरेंस निकाला, दैट इज 360,000। इट मींस ये जो सारा प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू कंट्रीब्यूशन, दैट इज ओनली ड्यू टू कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तीनों लेवल पे सेम है। ठीक है, दोबारा इसको बता देता हूँ पॉइंट को। देखिए, आपकी जो सेल्स बढ़ी है 6,000, तो आपको प्रॉफिट बढ़ा है 360,000। प्रॉफिट कैसे बढ़ता है आपके ख्याल में? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने तो सेम रहना ही रहना होता है। जितने यूनिट ज्यादा बिके हैं उनके ऊपर कंट्रीब्यूशन आया है तो प्रॉफिट बढ़ा है ना। जैसे एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे भी आपको। सपोज करते हैं कि हमने ना यूनिट सेल कर दिए 18,001 यूनिट। कितने बेटा? 18,001 यूनिट। तो प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ेगा? जी तो सुन रहे हैं सर आप? 60 से, हाँ, 60 से बढ़ गया ना सर। 60 क्या था? 60 क्या था? ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी। हाँ, आप देखो, आप कोई फिक्स कॉस्ट आई कोई? जब भी सेल्स बढ़ती है ना, तो हमारा जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो किस अमाउंट से बढ़ेगा? सिर्फ कंट्रीब्यूशन की अमाउंट से बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम। यही बात वो यहाँ कर रहे हैं। An increase in sales from 12,000 units to 18,000 units result in an increase of ₹900,000 in revenues and 360,000 in contribution and profit. ठीक है बेटा, इसी तरह अगर हम एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लें और मैं यहाँ करता हूँ 18,002 यूनिट, तो प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा बताओ? 120 से। हाँ, 120 से। आपको कोई बात समझ आ रही है, दिल को लग रही है?
यस सर, अब लग रही है दिल को। चलो शाबाश। और आपने बजटिंग के लेक्चर सुन लिए सारे? यस सर, पूरी नहीं सुने सर। अच्छा सुनो ना बेटा, देखो चलो खैर अभी दिन कम थे, लेकिन फिर भी आपको 4-5 छुट्टियां तो मिल गई थी, इनको सुनो, मैंने आपको इसलिए दिए हैं और सब बच्चों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और भी सारे टॉपिक्स के भी मैंने तौहीद को दे दिए थे, आप सबको भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो बेटा ये है हमारे सामने सिचुएशन, जिससे आपने फिक्स कॉस्ट भी निकाली, आपने कंट्रीब्यूशन भी निकाला, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाली, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाला, एंड सो ऑन। बात समझ आ गई है इस क्वेश्चन की? अब हम आगे आ रहे हैं मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। अभी तक जो भी हमने सारा कुछ पढ़ा था वो सिर्फ एक यूनिट के मुताबिक पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है। अब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, एक्स भी आ गई, वाई भी आ गई, या 3-4 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो फिर क्या होगा? सब कुछ बेटा वही रहेगा, बस पहले आता था आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता था ना, अब आ जाए कंट्रीब्यूशन पर बैच या पर मिक्स या पर सेट। बस ये करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले पर यूनिट लिखते थे आप, अब आप लिखोगे पर बैच या पर मिक्स या पर सेट। ये बात आपको समझ आ जाएगी क्योंकि आपने वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा हुआ है, हमने उसमें मिक्स वेरिएंस पढ़े हुए हैं। अभी आपको ये बात समझा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं तो आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी। इसमें बेटा जो अजम्पशन हमने लेनी है ना, वो अजम्पशन चलो पहले स्टडी कर लेते हैं। The technique for contribution margin can be extended to multi-product analysis. However, in order to do this, we need to make a further assumption, which might seem very unrealistic. एक assumption लेंगे हम, वो कह रहे हैं वो क्या है? This assumption is that products are sold in a set ratio, which does not change with volume. This assumption allows us to calculate a weighted average contribution per unit or batch and or a CS ratio, which can be used to solve break even, margin of safety and target profit problems. अब ये सेट रेशो क्या है? सेट रेशो बेटा ये है कि अगर आपने एक्स के बेचने हैं 3 यूनिट तो वाई के बिकेंगे 1 यूनिट, टोटल 4 बिकेंगे। 4 में से हम कह रहे हैं 3 हमेशा बिका करेंगे एक्स के और 1 बिकेगा वाई का। ये इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 इसके बिकेंगे 2 इसके बिकेंगे, ये 4 इसके बिकेंगे 1 इसका बिकेगा, लेकिन जो भी रेशो है ना वो सेट है। ये हम assumption लेंगे। This assumption is that products are sold in a set ratio which does not change with volume. हमारी जो रेशो है कि हमारे ये इतने बिकते हैं और ये इतने बिकते हैं। जैसे आप सपोज करें आप होंडा कंपनी के ऑनर है, आप कहते हो भाई मेरी टोटल होंडा जो है ना सिविक, वो 4 गाड़ियां बिकती हैं तो BRV 1 बिकती है, ठीक है। तो ये आपने कोई अपनी रेशो बनाई होगी, उस हिसाब से आप ब्रेक इवन निकालोगे। बात सिंपल ये। आए देखते हैं क्या करेंगे हम। सेल प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, ये सेल्स वॉल्यूम दे दिया गया कि हम इसके बेचेंगे 15,000, इसके बेचेंगे 5,000। तो अगर हम इसकी रेशो निकालें तो बेटा 15 और 5 की रेशो क्या होगी? 3 और 1। CS रेशो आ गई। CS रेशो कैसे आती है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स 0.25 हो गई, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स 0.075 हो गया, फिक्स कॉस्ट दी गई आपको 315, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना है, ये फार्मूला है। अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स इन बैचेस निकालने हैं तो कंट्रीब्यूशन पर बैच लिखेंगे, और अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू निकालना है तो CS रेशो लिखेंगे हम, ठीक है। ये फार्मूले जो पुराने थे वही अभी तक चलेंगे। अब फिक्स कॉस्ट आपके पास आ गई बेटा 315, ये हम यहाँ लिख देंगे। अब कोई मुझे बताएगा कि हम कंट्रीब्यूशन पर बैच कितना कमाएंगे? ये डाटा आपके सामने है, बताएं बेटा हम कंट्रीब्यूशन पर बैच कितना कमाएंगे? जी बेटा तौहीद 34 सर। कितना? 34 sir. 34। 34। नहीं बेटा दोबारा सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है।
देखो आप एक्स से कितने यूनिट बेचोगे? एक्स के जब एक बैच बेचोगे एक्स से कितने यूनिट बेचोगे? 25% ना तो बेटा यूनिट्स कितने बेचोगे? परसेंटेज में होते हैं यूनिट्स। सर ये 15,000 ठीक है, एक बैच में पूछ रहा हूँ, ये तो टोटल है ना, 15,000 इसके बिकेंगे, 5,000 इसके बिकेंगे, एक बैच में कितने बिकेंगे? 20,000 नहीं नहीं बेटा, तीन इसके बेचेंगे, एक इसका बेचेंगे। 3 यूनिट्स हम इसके बेच रहे हैं तौहीद, और एक इसका बेच रहे हैं, ये हमारा बैच है। ठीक है, आप बताएं कि कंट्रीब्यूशन पर बैच कितना आएगा? और नहीं नहीं, देखो जब 3 यूनिट इसके बेचोगे, एक यूनिट पे आता है 25 इंटू 3 75, इस पे आता है कंट्रीब्यूशन 9, और इसका हमने एक बेचना है, तो 9 हो गया। 9 प्लस 75 कितना हो गया? 84 84। तो 84 आ गया पर बैच, और फिक्स कॉस्ट है 315। 315 डिवाइड बाई 84 करें, 3.75 क्या हो गया यार? 3,15,000 डिवाइड बाई 84, 3750 वो सर उसको पॉइंट से बता रहा था मैं। हमें इतने बैचेस बेचने पड़ेंगे, फिर जाके हमारा ब्रेक इवन आएगा। ठीक है, सारे बच्चे सुनो, ये निकले हैं हमारे बैचेस। अब मैं आपसे पूछूं कि हम एक्स कितना सेल करेंगे और वाई कितना सेल करेंगे, बता सकते हैं आप? यस सर ये 3937.5 एक्स होगा 25%। एक्स बेचेंगे हम 11,250 यूनिट्स, और वाई बेचेंगे 3,750 यूनिट। जब इतने यूनिट्स हम बेचेंगे तो फिर हम आएंगे ब्रेक इवन पे। कैसे आए सर थे? ये किसे जी जी, मैं बता रहा हूँ। एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 100 रुपये एक्स की। ठीक है, इसकी है 120। अभी आप देखें, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये एक्स की आ जाएगी सेल्स, ये आ जाएगी वाई की सेल्स। ठीक है, दोनों की सेल्स को जमा कर देते हैं, ये टोटल सेल्स बन गई। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब एक्स और वाई के यूनिट्स हैं, तो इनका क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इनकी? 75 एंड 111। ठीक है बेटा, तो ये आ गया इनकी वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितनी थी इस क्वेश्चन में? 315 तो देखो प्रॉफिट लॉस आएगा कोई? बट सर ये आपने 11 to 50 कैसे निकाला? यस सर ये एक्स और वाई किससे निकाल हमारा सारी बात बता रहा हूँ। जी बेटा, आप पूछें, क्या कह रहे हैं? सर मैं यही पूछ रहा हूँ ना जी जी, पूछें, क्या कह रहे एक्स और हैं? वाई एक्स और वाई किससे निकाला है सर ये? एक्स और वाई कैसे निकाला है? आपको याद है ना कि 3 यस सर यूनिट थे एक्स के और 1 यूनिट था वाई का। ठीक है, तो ये हमने बैचेस निकाले, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स के यूनिट आ जाएंगे, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई के यूनिट्स आ जाएंगे। इनकी ये सेल प्राइस कर दी, ये वेरिएबल कॉस्ट कर दी,
तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला है। जी बेटा, कोई डाउट? तो हमने क्या करना है बेटा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बैच, या इसको पर मिक्स या पर सेट, वो निकालना आपने। एक यूनिट का नहीं लेना जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर? ये देखो बैचेस निकाले हमने 3750, वही 3,15,000 डिवाइड बाई 84। 84 कैसे आया था? 25 के 3 यूनिट आ गए, 9 का 1 यूनिट आ गए। ठीक है, वैसे भी 15,005 की रेशो 3:1 निकलेगी। अगर वो ना भी बताता तो 3:1 आप खुद भी निकाल सकते हैं। ये अगर 3:1 ना भी लिखता ना बेटा, तो ये हमें पता था कि इसके 15 है, इसके 5 है, तो ये रेशो 3 और 1 ही निकलेगी। तो ये 315,000 डिवाइड बाई 84 किया, इतने बन गए। अब एक्स से कितने यूनिट थे? 3, इसके थे 1, तो 3 और 1 रेवेन्यू आ गया। ये रेवेन्यू आपने निकाल लिया 15,75,000। ठीक है, और आपने अगर यूनिट्स निकालने हैं तो यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं कि ये आपके पास से यूनिट्स 15,000, 3750 तो बैचेज है ना, और एक्स और वाई के यूनिट्स कितने हो गए? 15,000। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है कुछ? अगर हम ये फार्मूला देखना चाहें तो क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यूज, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो फॉर द बैच। तो अभी हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या निकाला था बेटा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कैसे निकाला था कंट्रीब्यूशन मार्जिन? 3 यूनिट थे एक्स के, 1 यूनिट था वाई का। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था पर यूनिट? 25, और इसका था 9। तो हमने क्या किया? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये बन गया था हमारे पास 84। और इसी तरह अगर हम निकालना चाहें इनकी सेल्स, तो ये कितनी प्राइस थी इसकी? 100, और दूसरे वाले की थी 120। तो बेटा ये कितना बन रहा है? 420। दिस इज सेल्स, दिस इज सेल्स, दिस इज कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज सेल्स। तो हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी बेटा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, दैट इज 20% आ रही है। दैट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। ओके, और अगर हमने निकालना हो ब्रेक इवन रेवेन्यू, तो हमें पता है क्या करना पड़ता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, यही करते हैं ना? जी बेटा, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हमारी आ गई 20%। और जब हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमें बता देगा कि हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना है। हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना है? दैट इज 1.575, वो हमने यहाँ पे भी निकाल के देखा हुआ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसी को थोड़ा सा और रिफाइन करके आपको समझा दूंगा कि ये क्या कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, ये कल मैं आपको समझा दूंगा, आप भी कोशिश करना आज। ये जस्ट वही है कि एक्स की सेल कितनी बनेगी रेवेन्यू, और वाई का बजटेड वाई का ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना बनेगा, ये मैं आपको कल इसकी और भी डिटेल कर दूंगा। अभी हमने क्या समझ लिया है कि हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या आ रहा है? 1575।
ठीक है, दैट इज कैसे आया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। ये जो हमारे पास दो फार्मूले होते हैं बेसिकली, दिस इज फर्स्ट वन फॉर बैचेस एंड सेकंड वन इज फॉर रेवेन्यू। जी बेटा कोई क्वेश्चन? तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।